महाराष्ट्र में भाषा विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इस भाषा विवाद को किस नज़र से देखते हैं? दबाव किसी भी बात का, भले वो भाषा का हो, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि कोई भी चीज़ मैंने ज़िंदगी में दबाव से कभी भी की नहीं है। बात अगर ऐसे राजनेता की करें जिनसे आपको कोई प्रेरणा मिली हो, जिनसे आज तक आप प्रेरणा लेती आई हैं? अगर विचारधारा अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझे नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं आज के देश का एक बहुत ही अच्छा नेता मानती हूँ। जो स्थिति शिवसेना की है उसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है? मुझे लगता नहीं कि वो शिवसेना थी जिससे लोग दिल से कनेक्ट करते थे। अभी की शिवसेना सिर्फ दिमाग से कनेक्ट करती है। आपने कहा कि आपने राजनीति कभी की नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी राजनीति में सक्रिय रूप से आने का विचार किया है? ऐसा कोई भी मैंने इफ एंड बट्स नहीं रखे हैं, पर मुझे अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सोचूंगी। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पहचान न केवल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मजबूत की है, बल्कि राजनीति, महिला सशक्तिकरण और फिल्मी जगत में भी अपनी एक खास पहचान बनाई है। जिनका व्यक्तित्व जितना प्रेरणादायक है उतने ही प्रभावशाली उनकी विचारधारा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता ठाकरे। मैम, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपने राजनीति, समाज सेवा और फिल्मी जगत तीनों क्षेत्रों में काम किया है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित आप किस भूमिका से हुई हैं? देखिए, बच्चे माँ को, कितने भी बच्चे हो तो आप हर बच्चे को उतना ही प्यार होता है। एक बच्चे को ज़्यादा, दूसरे बच्चे से कम, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मेरे लिए ये मेरे सब बच्चे हैं जिनकी मैंने परवरिश की है या जिनको मैंने बहुत अपने मन से चाहा है। तो समाज सेवा मेरे बचपन से मेरी आदत थी, लोगों की कुछ न कुछ अपने हिसाब से मैं मदद कर सकूं। फिल्म जगत में मेरी एंट्री अचानक से हो गई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि अगर हमारा शिक्षण, मैंने बीएससी ऑनर्स किया है, तो उस वक्त हमने सिर्फ यही सोचा था कि हम कहीं अच्छी जगह कोई पद पे बैठे या ऐसे। फिर शादी के बाद में ऐसा एक वक्त आ गया जहाँ मुझे लगा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिव कीड़ा है। और उसमें मेरे बच्चों ने मुझे थोड़ा सा वो किया कि नहीं, हम भी फिल्म बनाएंगे। क्योंकि मेरे देवर ने एक फिल्म बनाई थी, अग्नि साक्षी उसका नाम था। उसके बाद में मेरे बड़े बेटे राहुल ने मुझे कहा कि माँ, हम लोग भी फिल्म बनाते हैं, क्योंकि वो दोनों को थोड़ा सा बचपन से शौक था। तो इस वजह से मैंने फिल्म जगत में भी अपनी एंट्री कर दी। तो दोनों ही मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं और खुशी देते हैं मुझे। जी, इसी के साथ मैम, आपने एड्स और महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर मुद्दों पे काम किया है, तो कहाँ से ये प्रेरणा आई, कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि आपको इन दो मुद्दों को समाज में उठाना है और उनके लिए काम करना है? हालांकि जब हमने समाज सेवा शुरू की थी, तभी हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में काम करती थी। पर जब हमने फाउंडेशन फॉर्मेशन की बात हुई, जब मेरे परम पूज्य श्री बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे इन्होंने वही कहा कि अगर आपकी समाज सेवा अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी है, तो मैंने उनको सवाल किया था कि मैं कैसे पहुंच सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक नुस्खा दिया कि आप अपनी फाउंडेशन फॉर्म करिए। तो उस वक्त जब साहब ने मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने नाम दिया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला था। और फिर ये मैंने नया कदम उठाया कि मैंने मुक्ति फाउंडेशन करके 1997 में मैंने वो फॉर्म किए। और उस वक्त दौर ऐसा था कि एड्स के पेशेंट, HIV पॉजिटिव की संख्या हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे थी। और इट वाज अ नीड एन आवर, जैसे अब हम लोग बोलते हैं कि अभी इसकी ज़्यादा गरज है कि वो टैबू या जो एड्स अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी था हमारे देश में। तो हमने वही मुद्दे को उठाया और हुआ ऐसे कि हम जब लोगों को मिलते रहे थे, तभी कई सारी ऐसे जगह से मुझे ये पता चला, हॉस्पिटल्स में जब हम पहुँचे, एक बार तो HIV सेक्शन अलग होता है हॉस्पिटल में, और उस वक्त जब पहुँचे हम, तभी एक बच्चे के बाजू में उसकी माँ बैठी थी
और मेरे लिए वो बहुत ही एक सेंसिटिव सिचुएशन थी। और उस वक्त इतना वो नहीं था कि भाई ऐसी बीमारी से इंसान वापस आ सकता है या ये बीमारी ठीक भी हो सकती है। तो उस वक्त कभी इतना अवेयरनेस नहीं था, और वो माँ को यही था कि आप अभी आए हैं और मेरे बच्चे को आप ठीक करिए। तो हालांकि मैं तो थी नहीं, पर एक उम्मीद, जो माँ की उम्मीद मुझे वो उस बात को खींच लाई कि नहीं, मुझे इस मुद्दे को बहुत ज़ोरों से लोगों तक पहुंचाना है। तो ये एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट था, जिसमें मैंने एड्स अवेयरनेस के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे मैंने काम किया। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द स्पीकर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी मैं गई थी, जिसमें हमने एड्स अवेयरनेस की बात करी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास की वजह से काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस पहुंचा दिया, क्योंकि उस वक्त सेक्स या एड्स या उसके बारे में बात करने के लिए भी ज़्यादातर लोग आगे नहीं आते थे। बिल्कुल। पर हमने ऐसे तरीके से लोगों तक, बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक ऐसे तरीके से पहुंचा। हमने रोड ट्रिप्स की, हमने एक्टर्स को लेके ट्रक्स में मैं से लेके गई, फिर उनके ज़रिए, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस या ऐसे सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए अगर हम कोई अवेयरनेस करते हैं तो लोगों तक ज़्यादा जल्दी पहुंचता है। तो मुझे लगा कि समाज में जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो हम करते गए। एड्स अवेयरनेस के बाद हमने ड्रग अब्यूज़ को हाथ में लिया मुक्ति फाउंडेशन के तरफ पे। तो हमने करीब करीब खुद लोगों तक मिले, बच्चों को मिली, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म में जाके जो ड्रग अब्यूज़ बच्चे थे उनके साथ वक्त बिताया, किस तरह की सिचुएशन में उन्होंने ड्रग्स शुरू किया, ये सब का अभ्यास किया हमने। अगर आप कोई वक्त या कोई काम अपने हाथ में अगर लेते हो तो उसको अभ्यास होना उसका बहुत ज़रूरी है। ये मेरा स्वभाव है, कोई भी वक्त, कोई भी विषय हो। पर जब हम लोगों को मिले वहाँ, बच्चों को मिले, तो मेरे लिए तो वो बहुत ऐसे दिल को छू लेने वाली बात थी। उनकी अपनी अपनी एक कहानियाँ थी कि क्यों शुरू किया, कोई मस्ती में किया, कोई गम में किया, कोई खुशी में किया, कोई मिस, हर एक के अपने अपने एक विषय रहते थे। पर हमने उनको यही कहा कि उसका परिणाम क्या होगा। और फिर हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर में करीब करीब जितने भी बच्चों को रिहैबिलिट कर सकते हो, डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट के साथ हमने ये शुरू किया। और करीब करीब 300-350 बच्चों को हमने रिहैबिलिट किया। और टीवी में हमने प्रोग्राम भी किया। जो बच्चे ड्रग्स से बाहर निकले उनको वो कैमरा में आके खुद उन्होंने बताया कि भाई हमने कितने प्रयास करके आज हम बाहर निकले और आज हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ अपनी जर्नी के, तो जब लोगों के बहुत नज़दीक जाके मुझे ये देखने मिलता है या उनके अनुभव देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमको ऊपर वाला एक ज़िंदगी तो दे ही देता है, पर वो ज़िंदगी को आप कैसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते हो या उसका कैसे सही इस्तेमाल करते हो। आपको भगवान ऐसे ही नहीं धरती पे भेजता, कुछ अच्छे कार्य के लिए भेजते हैं, तो उसी की वजह से कर्म लिखे जाते हैं। जी बिल्कुल। मैम, आपने बात की कि जिस तरीके से भगवान हमें धरती पर भेजता है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो बात अगर स्पिरिचुअलिटी की करें तो आप किस नज़र से स्पिरिचुअलिटी को देखती हैं? स्पिरिचुअलिटी हर एक के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो अपने आप को आत्मसात करता है। कोई भगवान की पूजा करते हुए उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। मुझे मानवता धर्म को अगर हम उसके लिए कुछ करें, समाज कल्याण करें या लोक सेवा करें, मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। हालांकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मेरे लिए मेरा रूटीन भी यही है कि मैं भगवान की प्रार्थना करके अपना दिन शुरू करती हूँ। उनको 24 घंटा मेरे दिल में, दिमाग में रहते हैं और हमेशा मुझे यही लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है। तो एक मेरी वो प्रेरणा है, मेरी वो शक्ति है। और मुझे लगता है कि जिस वक्त आप अपने आप को उस ऊपर वाले एक शक्ति को पूरी तरह से सरेंडर करते हो,
उसको कोई भी नाम दो आप, भगवान, अल्लाह, यीशु, नानक जी, कोई भी नाम दो, पर एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है जिसको आपको कहीं ना कहीं उसको भरोसा रखना है। तो मुझे उन्होंने भरोसा रख के मैंने रखा, और मुझे लगा कि मुझे हर वक्त कहीं ना कहीं एक सही दिशा पे वो लेके गए हैं। तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यही है। जी, बात करें अगर सनातन धर्म की, तो आपको क्या लगता है कि आज के भारत में सनातन धर्म का कितना योगदान रहा है? मोदी जी आने के बाद सनातन, जो बुजुर्ग लोगों को सनातन का अर्थ पता था, पर जो यंगस्टर्स है, आज की जनरेशन है, उनको सनातन का अर्थ नहीं पता था। और सनातन जिसको हम कहते हैं वो एक धर्म है, और हमारा जितना भी छोटा सा थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जितने भी है वो संप्रदाय है, और जो सर्वस्व पहले जो धर्म हमारे पृथ्वी पे हुआ है वो सनातन है। तो हम उसको, सूर्य को सनातन कह सकते हैं, पानी को, वायु को, ये सब सनातन है। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे नहीं है। हम हर इंसान सनातन है। तो मेरे लिए धर्म, सनातन धर्म बहुत मायने रखता है। मुझे मेरे जो गुरुजी है श्री श्री तुलसी जी महाराज, उन्होंने उसका हर वक्त उसके बारे में, सनातन के बारे में, उसका कितना योगदान हमारे पृथ्वी पे, हमारे धरती पे है, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तो मुझे लगता है कि आज के हमारा सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पंतप्रधान हैं, और उन्होंने घर घर में सनातन का अर्थ समझाया है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज छोटा बच्चा भी आप देखोगे कि ज़्यादातर ज्ञान होता है उसको कि सनातन क्या है, या हर जगह आप देखते जाओगे कि संस्कृत की बहुत बोला जाता है, या वेद, या एक वक्त तो ऐसा आ जाएगा कि अगर गुरुकुल संस्था जो होती है वो वापस से आ जाएगी शिक्षण में, तो वो बहुत ही प्योर जो शिक्षण संस्था थी, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल शिक्षा के जैसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश में। तो मेरे ख्याल से लोगों को एक वेद, शास्त्र, पुराण, उसके बारे में अपना देश जिसके जो रिच कहते हैं हमारे देश में, वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कोई भी हो, भावना आपकी जो है वो मायने रखती है, और साथ ही भाषा का भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इस भाषा विवाद को किस नज़र से देखती हैं? क्या लोगों पर जो मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है उसे आप किस नज़र से देखती हैं? दबाव किसी भी बात का, भले वो भाषा का हो, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि कोई भी चीज़ मैंने ज़िंदगी में दबाव से कभी भी की नहीं है, और शायद मैं वो रास्ता कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी अपने जीवन में। तो जहाँ राजनीति की बात है तो उनके अपने अपने कोई एजेंडाज होंगे, वो उसमें मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। पर मेरे लिए मेरी मातृभाषा मराठी है जी। आपकी मातृभाषा शायद तमिल हो सकती है, उनकी पंजाबी हो सकती है। तो हर कोई अपने अपनी मातृभाषा को बहुत प्यार करता है, और उसे प्यार करना चाहिए। पर अगर आपकी मेरी दोस्त हो या मेरी कोई दूसरी भाषा हो, उसको नहीं आती है मराठी, उसको प्यार से सिखाओ। दबाव से कोई भी चीज़ नहीं होती, और भाषा एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, कोई भी भाषा हो। मैं ऐसे नहीं बोलती कि मराठी खूबसूरत है, मुझे तो हिंदी भी बड़ी अच्छी लगती है। मेरी माँ खुद हिंदी की टीचर थी, और आज मेरे गुरुजी की वजह से मेरा काफ़ी कुछ उन्होंने वो करेक्ट करते जाते हैं मेरी हिंदी भाषा के प्रभुत्व पे। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी नई लैंग्वेज मुझे सीखने में बड़ा अच्छा लगता है। पर वो कोई अगर ज़बरदस्ती करके बोले नहीं तुमको संस्कृत सीखना ही है, तो वो नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं आपके फिल्मी करियर की। तो आपने किस तरीके से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, और एक अहम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप फिल्मी जगत में महिलाओं की भूमिका को किस तरीके से देखती हैं?
फिल्मी, जैसे मैंने आपको कहा कि फिल्म जगत में मेरी एंट्री बहुत ही ऐसे सडनली हो गई थी। और उस वक्त तो इनफैक्ट मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे बड़े बेटे की बड़ी इच्छा थी कि हम एक फिल्म बनाएं। और उस वक्त तो ऐसा हुआ था कि संजू चीची गोविंदा हमारे घर पे काफ़ी आते थे। तो हमने थोड़ी सी इच्छा पर प्रदर्शित की कि गोविंदा को हमारा मैं अच्छा। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, चीची गोविंदा को आप गोविंदा को चीची कहकर बुलाते हैं? जी जी, क्योंकि हमारा बिल्कुल फैमिली जैसा रिश्ता है और वो हर चीज़ हम बहुत ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा संबंध होने के कारण वही नाम हमारे मुंह से निकलता है जो उसका पारिवारिक नाम है। बिल्कुल। और आज तो उनका जो बेटा है वो मेरे बेटे के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो एक थोड़ा सा पारिवारिक संबंध है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया क्योंकि मेरा इमोशनली थोड़ा सी मैं डिस्टर्ब थी उस वक्त और मुझे कहीं ना कहीं अपने इमोशन को शिफ्ट करना ज़रूरी था। और जब मैंने अपने ससुर जी को, बाला साहब जी को कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, तो एक फिल्म जगत का नाम थोड़ा सा खराब है, अनेक मामलों में थोड़ा सा खराब था और कोई भी अच्छे घर की बहू या बेटी उस क्षेत्र में जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। तो जब चीची का नाम आया, गोविंदा का नाम आया और साहब ने कहा मुझे कोई उसमें वो नहीं है, संदेह नहीं है, आप अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हो और कर रहे हो। और वो सचमुच उसकी कृपा से वो प्रोजेक्ट ऐसे बनता गया। और संजू भी उस वक्त से जेल से बाहर आ गया था और संजू ने उसके पहले कभी भी कॉमेडी रोल किया ही नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, संजू को लेके करते हैं। तो उस वक्त थोड़े से कोई ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए थे लोग और डेविड जी वो थे। तो डेविड जी ने मुझे कहा कि अरे भाभी जी, अगर आप कहते हो तो देखते हैं, चलो वो करेंगे। और भगवान की दया से वो फिल्म इतनी अच्छी चली, दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी चली। और फिर अभी हम हसीना मांझा की 2 भी बना रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे भी हौसला आया कि फर्स्ट अगर मूवी आपकी सक्सेसफुल होती है तो फिर उस इंडस्ट्री में आप रह जाते हो। तो फिर 97 से लेके अभी तक मैंने काफ़ी रोल निभाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और कई एसोसिएशन की मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, इम्पा की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, अभी मैं फिल्म पॉलिसी की चेयरमैन हूँ। तो कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे फिल्म इंडस्ट्री ने डाली है और मैंने उसको निभाने की कोशिश की है। तो बात अगर आपके अगले प्रोजेक्ट की करें तो हसीना मान जाएगी 2 पर आप काम कर रही हैं। तो जल्दी अब दर्शकों को हसीना मान जाएगी 2 भी देखने को मिलेगी जी। वहीं पर सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या आपको लगता है कि सिनेमा समाज में बदलाव लाने का एक अच्छा माध्यम है? बिल्कुल। कोई भी मीडियम, सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है। और आजकल तो यूट्यूब है, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो जो एंटरटेनमेंट के ज़रिए अगर आप कोई मैसेज देते हो, हमने भी यही शुरुआत की थी कि सेलिब्रिटीज़ को लेके हमने एड्स अवेयरनेस, HIV ड्रग अवेयरनेस, तो ये बहुत बड़ा माध्यम है। और उसमें आप किस तरह फिल्म में कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई प्रीचिंग ज़्यादातर चलती नहीं है। तो अगर उसको आप एंटरटेनमेंट का सहारा लो तो उस टाइप के फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अच्छा मीडिया है लोगों तक कोई एक मैसेज को कन्वे करने का। जी। वहीं बात अगर आपके अब राजनीतिक करियर की करते हैं, राजनीति की करते हैं, तो फिलहाल जो स्थिति शिवसेना की है उसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है, क्या आपके थॉट हैं? हमें तो सिर्फ वो शिवसेना याद है जो बाला साहब जी की शिवसेना थी और जो अथक प्रयास से शिवसेना को फॉर्म किया था उन्होंने। मिस लोगों को दिल से जुड़ाया था उन्होंने। और आज भी मिस ऐसा कोई नेता मैंने नहीं देखा जिन्होंने रूट से लेके आज
लोगों के दिल में अभी भी वो वास कर रहा है। मीन्स वो इस धरती पे नहीं है, पर अभी भी लोगों के दिलों में उनका उतना ही महत्व है जितना कि वो जब जिंदा थे तभी का महत्व है। अभी मैं सिर्फ उनकी बहू हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैं जब पुराने शिवसैनिकों को भी मिलती हूँ तो हम पुरानी यादें निकलते भी हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो इतने वो हमारे परम प्रिय व्यक्ति हमारे जीवन में रहे हैं। और जहाँ तक अभी की शिवसेना की बात करो तो मुझे लगता नहीं कि वो शिवसेना थी जिससे लोग दिल से कनेक्ट करते थे। अभी की शिवसेना सिर्फ दिमाग से कनेक्ट करती है। तो ये सिर्फ बहुत बड़ा अंतर है। जी बिल्कुल। और बात अगर ऐसे राजनेता की करें जिनसे आपको कोई प्रेरणा मिली हो, जिनसे आज तक आप प्रेरणा लेती आई हैं, तो वो कौन से राजनेता हैं? पहले तो मैंने राजनीति कभी की ही नहीं है और ना मैं कोई राजनीतिक पक्ष में जुड़ी हूँ। तो हमेशा मैंने समाज सेवा ही की है। पर अगर विचारधारा अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझे नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं आज के देश का एक बहुत ही अच्छा नेता मानती हूँ, क्योंकि जो प्रयास वो ले रहे हैं और केवल जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। उनके काम करने का तरीका या जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पहले राष्ट्र को रखते हैं, उसके बाद में वो बाकी सब चीज़ें। और इसी वजह से आज अपना राष्ट्र, भारत राष्ट्र बहुत ही ऊपर ग्लोबली माना जाता है। हमको उतनी ही उससे ज़्यादा इज्जत मिलने लगी है। हमारे पासपोर्ट का अभी पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अराइवल वीज़ाज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अलाउ कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने किए हुए प्रयास का नतीजा है। और आज मैं यही चाहती हूँ कि मोदी साहब अगर हमारे देश के नेता और भी कई साल अगर रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो आज नंबर 3 पे है, हम पूरे ऊपर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा और साहब की विचारधारा वो एक जैसी है और हम उसी विचारधारा के साथ चलते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि पहले राष्ट्र का सोचो, फिर कुर्सी के पीछे भागो। बिल्कुल बिल्कुल। और साहब ने कभी कुर्सी तो ली नहीं थी। और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये सब चीज़ों से आपका राष्ट्र प्रेम नहीं दिखता। जी, आपने कहा कि आपने राजनीति कभी की नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी राजनीति में सक्रिय रूप से आने का विचार किया है अब तक, या आने वाले समय में आपको एक राजनेता के तौर पर देखना? मेरा सिर्फ एक ही है कि मेरी जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेके अगर मैं सही तरह से समाज में काम कर सकूं तो ऐसा कोई भी मैंने इफ एंड बट्स नहीं रखे हैं। पर मुझे अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सोचूंगी, ऐसा नहीं है। पर मैं अभी जो मैं कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, उसमें भी बहुत खुश हूँ। आपके बच्चे भी क्रिएटिव वर्ल्ड में हैं, तो क्या वो पॉलिटिक्स में उतरेंगे? अभी फ़िलहाल तो वो क्रिएटिव फील्ड में है। और मेरा बड़ा बेटा भी 2 सीरियल बना रहा है, वो राइटर है, डायरेक्टर है। और छोटा बेटा एज एन एक्टर आ रहा है। तो उसकी फिल्म अभी 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। अनुराग कश्यप की फिल्म में वो एज एन हीरो काम कर रहा है। तो दोनों एक क्रिएटिव है और हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे घर में माहौल भी ऐसा है कि हम बातें भी क्रिएटिव करते हैं। और हमको तीनों को म्यूज़िक का बड़ा शौक है, जो कि बाला साहब अब वो हिडन टैलेंट था, शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। पर साहब अगर कोई भी ट्यून अगर सुनते थे, छोटा सा पियानो था उनके पास, तो वो ट्यून को सुन के ही मिस विदिन अ मिनट वो पूरी ट्यून को बजाते थे। तो वे हमारे इस ठाकरे ब्लड में है, म्यूजिक बहुत ब्लड में है। हमारे फादर इन लॉ के जो बड़े भाई थे श्रीकांत जी, जो राज ठाकरे के पिताजी, वो तो बाकायदा म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो अभी मेरा छोटा बेटा उस पर बहुत अच्छे कंपोज कर रहा है, काफ़ी फिल्मों के लिए भी वो कंपोजिशन और
अपनी वॉइस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड में हम बहुत खुश हैं। आगे जाके मुझे नहीं पता किसकी क्या किस्मत लिखी है। जी मैम, मुक्ति फाउंडेशन में आप फिलहाल किस ऐसे मुद्दे पर काम कर रही हैं जो जिसको आप प्राथमिकता दे रही हैं? ऐसा क्या विषय है फिलहाल? अभी फिलहाल मेरा ज़्यादातर, क्योंकि अभी इतने साल हो गए, 27 साल हो गए, हमने अलग अलग विषय पे हाथ रखा है। हमने कई जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के स्कूल्स होते हैं उनको अडॉप्ट किया है। और हमारा एक कल्चरल सेंटर मैंने फॉर्म किया है वहाँ, मुक्ति फाउंडेशन करके। उसमें कल्चरल सेंटर भी है। तो उसमें हम एक्टिंग सिखाते हैं या डांस सिखाते हैं या म्यूज़िक सिखाते हैं। तो हमने अभी अंडर प्रिविलेज बच्चों को हमारे देश में बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, पर उनको मौका नहीं मिलता या कहीं पैसे नहीं होते उनके पास। तो उसके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। वो स्कूल से बच्चे आके हम उनको सिखा रहे हैं। तो मेरा अभी ध्येय यही है कि एक कल्चर के तौर पे भी बच्चों को एक थोड़ा सा बढ़ावा मिलना चाहिए। शिक्षण तो होते ही रहता है, शिक्षण तो स्कूल में मिलता ही है, पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा टैलेंट होता है। और हम उनको, अगर उसमें से कुछ बच्चों को चूज करके हम बड़े प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारी उतनी पहुंच है फिल्म इंडस्ट्री में हो, इसमें हो, तो क्यों ना टैलेंट अगर खोज करे तो वो करे। और दूसरा, हमने एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है आओ भूख मिटाए। आओ भूख मिटाए में इतने लोग जो बाहर रास्ते में होते हैं, उनको अन्न नहीं मिलता और भीख ना मांगते। मीन्स ज़्यादातर यही कोशिश रही है कि हमारी एक वैन हमने तैयार की है, उस पे आओ भूख मिटाए, और अन्न बनता है रोज। उसमें राजमा चावल, खिचड़ी, सब्जी, चावल, दाल चावल, ऐसे हम बना के उसको घुमाते हैं वो वैन को, और हर जगह हम उनको अन्न देते हैं। तो अन्नदान से सबसे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। और मुझे लगता है वो जो आशीर्वाद हमको मिलता है, उसी की वजह से हमको ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान हम करना चाहेंगे और करते रहे हैं। उसमें हम चाहते, अभी तक तो हमने कहीं बाहर से कोई योगदान मिला नहीं है। मैं अपने ही हिसाब से जो भी जितना मुझे बन सकता है मैं करती हूँ। अपने मेरी जो जितनी कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा मैं समाज सेवा में लगा देती हूँ। ना गवर्नमेंट ने मुझे अभी तक कोई योगदान दिया है, ना कोई किसी ने पर्सनल योगदान दिया है, पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपके झोली में थोड़ा सा भी पुण्य अगर चाहिए तो हम ये अभियान को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हमने मुंबई में ही शुरू किया है, पर मैं चाहती हूँ महाराष्ट्र, फिर और भी कहीं बाहर जाके भारत भर ये अभियान अगर शुरू हो जाए तो कितने लोगों को खाना मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। अगर आपने 100 रुपया भी दिया तो भी आपके वो भाव है कि भाई चलो आज मेरी तरफ से एक आदमी का पेट भर गया। तो ये जो भावना अपने अंदर ही खुशी लाती है, और कुछ नहीं। आपका दान, और दान जो होता है वो ज़्यादातर कहा नहीं जाता या दिखाया नहीं जाता, पर अगर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो दान देके तो देखो, थोड़ा सा अन्न का दान देके तो देखो आपके जीवन में अपने आप बदलाव आने लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ स्मिता ठाकरे जी, जिनसे हमने चर्चा की और जाना कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।